हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों मैं विमल प्रजापति और इस वीडियो में हम ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने क्वेश्चन कुछ सॉल्व करवाए थे और उसमें हमने जो क्वेश्चन लिए थे वो उन्नयन कोण से संबंधित थे। इस वाली वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपके उन्नयन कोण से संबंधित भी प्रश्न होंगे और आपके अवनमन कोण से संबंधित भी प्रश्न होंगे, ठीक है ना। इसमें हम कुछ सरल क्वेश्चन मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस भी लेंगे और हम जो है कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, 6 मीटर लंबे एक खंबे की छाया की लंबाई 15 मीटर है और उसी समय पर एक पेड़ की छाया की लंबाई 25 मीटर लंबी है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस से जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं उनमें अगर उसी समय मतलब टाइम की जो यहाँ पे बात की जा रही है, जो टाइम मतलब किसी यहाँ पे खंबे की इन्होंने छाया की लंबाई बताई है 15 मीटर, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कह दिया कि उसी समय, ठीक है ना, एग्जैक्ट वही टाइम पे दूसरी किसी चीज मतलब पेड़ की छाया की लंबाई। तो मैं आपको एक बार ये बता दूं कि जैसे यहाँ पे फिगर से समझिए दोस्तों, यहाँ पे खंबे की बात की जा रही है। जैसे ये मैंने यहाँ पे पोल की बात कर दी, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और ये जो है ट्री, ठीक है, यहाँ पे ट्री मतलब पेड़ की बात कर दी। तो एक ही टाइम वो बता रहे हैं, जैसे ये जो है ग्राउंड है, एक ही टाइम पे मान के चलिए इधर कहीं पे जैसे सन है, यहाँ पे सूर्य है, तब इस पोल की जो परछाई है वो इस साइड में होगी और इस पेड़ की जो परछाई है वो इस साइड में होगी, ठीक है ना, इस साइड में। अच्छा, तब इन्होंने ये कह दिया कि जो खंबे की छाया की लंबाई है वो 15 मीटर है, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी समय पे पेड़ की जो छाया है इधर, ठीक है ना, उसकी जो लंबाई है, मान के चलो पेड़ की छाया की लंबाई यहाँ तक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं, इसको इरेज कर दूं, ये 25 मीटर, ठीक है ना, 25 मीटर है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और 6 मीटर लंबे पोल की जो है इन्होंने परछाई दे रखी है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, उन्नयन कोण आपको पता है नीचे बनता है। तो उन्नयन कोण जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो उन्नयन कोण होंगे वो आपके दोनों क्वेश्चंस में सिमिलर होंगे, मतलब सेम होंगे, ठीक है ना। जब एक ही समय की अगर बात कर दी जाए तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ होगा, मतलब उन्नयन कोण दोनों के बराबर होंगे, ठीक है ना। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे या ये मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं 15 मीटर, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे जो उन्नयन कोण है अगर वो 45 अंश बन रहा है तो यहाँ पे भी जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश ही होगा, ठीक है ना। जब भी कभी किसी क्वेश्चन में उसी समय मतलब एक ही टाइम का अगर जिक्र कर दिया जाए तो वहां पे चाहे कितनी भी कंडीशंस की बात की जा रही हो तो वहां पे जो उन्नयन कोण है वो बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि उन्नयन कोण है क्या यहाँ पे, ठीक है ना। उन्नयन कोण तो दिया नहीं है, वो मैंने तो यहाँ पे लेफ्ट करके लिख दिया समझाने के लिए। अगर यहाँ 45 हो तो यहाँ 45 होगा, यहाँ अगर 60 अंश है तो यहाँ भी 60 अंश होगा, मतलब दोनों के उन्नयन कोण बराबर होंगे। तो यहाँ एंगल तो गिवन है नहीं। जब एंगल गिवन नहीं है तब दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ठीक है ना, तब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के तो बराबर होगा ही होगा, ठीक है ना। और ये जो एंगल है वो तो 90 डिग्री होता ही होता है। तो एक आपका रूल होता है सिमिलरिटी का कि अगर दो एंगल आपको किसी भी ट्रायंगल्स में दो एंगल अगर आपको इक्वल मिल जाते हैं तो वो जो है दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर होते हैं। और सिमिलर की कंडीशन ये होती है कि उनके जो साइड्स का रेशियो होता है, जो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कोई एक नाम दे दूं, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया ABC और इसको हम नाम दे देते हैं PQR, ठीक है। समझाने की वजह से थोड़ा सा लॉन्ग में इसको ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो यहाँ पे इन्होंने कहा था पेड़ की ऊंचाई बताओ, तो पेड़ की ऊंचाई जैसे हमने मान ली h मीटर, ठीक है ना। तो अगर
अब लास्ट मतलब बात समझिए कि अगर कॉन्सेप्ट जो अगर समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। अगर कहीं पे भी अगर एक ही समय का अगर जिक्र कर दिया है और दो कंडीशंस गिवन है तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस में आपको कतई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा करना है। क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने h और 25 हाइट h मान ली और 25 और इसकी शैडो की जो लेंथ दे रखी, यहाँ पे पोल की ऊंचाई जो है, स्तंभ की ऊंचाई जो है 6 मीटर दे रखी है और 15 मीटर जो इसकी छाया की लंबाई दे रखी है। जो गिवन कंडीशन है उसको आप कैसे लिखेंगे वो समझिए आप, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देंगे h/25। तो ध्यान से समझिए, अगर इसको h/25 लिखा तो हम इसको h/15 लिख देंगे, बस हो गया 6/15, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे मान के चलो 25/h लिखा, मतलब पहले बेस को लिया फिर परपेंडिकुलर लिया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किया, तो वही हम यहाँ कर देंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, बस हो गया, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं h/25, मतलब ये परपेंडिकुलर ले रहे हैं और बेस बाद में ले रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहे हैं h/25। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लेंगे और इक्वल कर देंगे दोस्तों। ये आपका हो जाता है आंसर। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। h इज इक्वल 6 इंटू में 25 चला जाएगा अपॉन 15 और इसको हम कट कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा और 3 2 जा 6 और ये आपका h हो जाएगा 2 5 जा 10, ठीक है दोस्तों। तो h मतलब आ गया 10 मीटर, पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर आ गई। फिर से एक बार आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, फिर से समझ लीजिए कि अगर कभी भी क्वेश्चन में एक ही टाइम का जिक्र कर दिया जाए, एक ही समय पे दो कंडीशन अगर दे रखी है तो हमेशा उन्नयन कोण बराबर होते हैं, ठीक है, ये बराबर होते हैं और ये आपका 90 डिग्री एंगल होता ही है, ठीक है ना। कोई भी चीज है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होगी, ऊंचाई की बात करी जा रही है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी आपके ग्राउंड से। तो ऐसी कंडीशन में दो एंगल आपके इक्वल मिल जाते हैं। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल मिल गए तो वो सिमिलर होते हैं और अगर वो सिमिलर हैं तो हम कंडीशन क्या करते हैं, उनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होता है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। वैसे तो मैं डायरेक्ट अगर कोई ट्रिक बता देता तो आप इसको भूल भी सकते थे, या फिर हो सकता है ट्रिक आप इसके लिए याद कर ले, फिर और कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अगर नहीं पता होता तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा समझा दिया, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि टाइम की बात करें तो हम यहाँ पे जैसे मैंने h/25 किया तो इधर 6/15 कर देंगे। अगर हम यहाँ पे 25/h करते हैं तो यहाँ हम 15/6 कर देंगे, इस तरीके से। हाँ, एक चीज और है, अगर मान के चलिए यहाँ पे इसकी बात न की जा रही होती, अगर इसकी बात की जा रही होती, समथिंग कोई क्वेश्चन इस टाइप का दिया होता है जिसमें इसका जिक्र कर दिया जाता है हाइपोटेनस का, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मान के चलो अगर हाइपोटेनस अपॉन बेस लेते तो इस वाले फिगर में भी हम हाइपोटेनस अपॉन बेस लेके इक्वल लिख सकते थे, ठीक है दोस्तों। ये था कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे समतल भूमि पर 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई के दो खंबे सीधे खड़े हैं। यदि उनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। समझते हैं इसको फिगर के माध्यम से। समतल भूमि पर, ठीक है ना, समतल भूमि पर, ठीक है, इस तरीके से दो पोल यहाँ पे इन्होंने दे रखे 6 मीटर और 11 मीटर। तो यहाँ पे मैंने एक पोल 6 मीटर का लगा दिया, ठीक है, जिसकी हाइट 6 मीटर है, और एक इन्होंने बता दिया 11 मीटर का, ठीक है, 11 मीटर का, ठीक है, दो पोल है। अब इन्होंने ये कह दिया यदि उनके आधारों के बीच की दूरी, मतलब इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, उनके जो बीच की दूरी है वो इन्होंने बता दी कितनी, 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर है। तब उनके शीर्षों के बीच की दूरी, तो शीर्षों के बीच की दूरी ये जो है, इन दोनों पोल्स के जो शीर्ष हैं इनके बीच की दूरी हमें निकालनी ये वाली, ठीक है ना। इसको हम कोई नाम दे देते हैं दोस्तों, A B C D, इस तरीके से मैंने कोई इन्हें नाम दे दिया कि एक पोल AB है और दूसरा DC या फिर CD, कुछ भी कह दो, ठीक है। तो अब हमें निकालना है AD जो है वो क्या है, मतलब A से लेके D तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। जबकि यहाँ पे जो गिवन कंडीशन थी वो मैंने यहाँ पे सारी ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में ही समझ लो, अगर फिगर आपको क्लियर हो गया ना तो समझ लो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक बिल्कुल इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया हूं, ठीक है ना।
ये जो यहाँ पे BC है इसी के समांतर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये जिसको मैंने कोई एक नाम दे दिया, यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिख देते हैं E, ठीक है, AE। अच्छा अब समझिए, AB 6 है तो EC भी कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, 6 मीटर। अब जब आपका AB 6 है तो EC भी यहाँ पे 6 होगा, तो जब ये CD पूरा 11 था तो फिर ये कितना बचा, यहां से लेके DE कितना बचा, 5 मीटर, ठीक है, पूरा 11 था उसमें से 6 ये वाला हो जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, 5 मीटर बचेगा, ठीक है। अच्छा ये पूरा आपका 12 है तो ये वाला भी आपका क्या होगा, 12 मीटर, ठीक है। अब आसानी से अब आप इसको निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री होगा, ये तो 90 डिग्री है, इसी के पैरेलल हमने इसको ड्रॉ किया था तो ये 90 तो ये भी 90 डिग्री होगा। इसके लिए तो आपको जो है बेसिक समझना पड़ेगा, वो आपका क्लास 6, 7, 8 में आपको जाना पड़ेगा, वैसे उम्मीद करते हैं ये तो आपको आता ही होगा इतना, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ट्रायंगल मिला AED, ठीक है ना, AED ट्रायंगल जो है वो एक राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज मिल गया, और समकोण त्रिभुज में हम जब दो भुजाएं दे रखी हो तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो बस हम यहाँ पे ले लेंगे आपका त्रिभुज AED, ठीक है ना, इन ट्रायंगल AED जो ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो, जिसमें आपका AD हाइपोटेनस है तो AD का वर्ग जो है वो क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो मैं यहाँ पे एक बार राइट कर दूं, क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, AD, लंब क्या है 5, आधार क्या है 12, तो कर दो भाई साहब, 5 का यहाँ पे हो जाएगा आपका 25, 25 और इसका हो जाएगा 144, ये हो गया आपका कितना 169 AD स्क्वायर। तो AD इज इक्वल आपका क्या आ जाएगा, 169 का वर्गमूल दोस्तों 13 मीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है 13 मीटर, मतलब यहाँ पे उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों जो पोल यहाँ पे थे उनके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 13 मीटर आ गई, ठीक है ना। ये था यहाँ पे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 60 अंश है, तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि 90 मीटर ऊंची एक चट्टान है, तो सबसे पहले तो हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। 90 मीटर ऊंची मैंने एक चट्टान बना ली, 90 मीटर ऊंची ये क्या है, चट्टान, ठीक है। अच्छा उसके शिखर से देखने पर, मतलब यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है ऊपर, चट्टान के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है और वो वहां से देख रहा है क्या, कि एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण, मतलब एक मीनार को देख रहा है वो, और मीनार को कैसे देख रहा है, उसका जो शिखर है मीनार का वो, और उसका जो तल है, ये जो है ग्राउंड है, इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, और ये क्या थी दोस्तों, मीनार, ठीक है ना। मीनार के शिखर और तल के जो अवनमन कोण दे रखे वो 30 अंश और 60 अंश दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अवनमन कोण की यहाँ पे बात आ गई, तो शिखर देखो व्यक्ति यहाँ बैठा है और वो इसके मीनार के शिखर को देख रहा है, तो दृष्टि रेखा ये होगी, जब आधार को देख रहा है तो दृष्टि रेखा ये होगी, ठीक है। अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर, उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे। उन्नयन कोण की बात की जा रही होती है, उन्नयन कोण ये होता, इसी के समांतर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते, उन्नयन कोण यहाँ बन जाता, बट अब क्या दे रखा है उन्होंने, अवनमन कोण दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसी लाइन के समांतर एक ये लाइन जो है काल्पनिक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तब इस लाइन के साथ ये वाला जो शिखर का उन्नयन कोण इन्होंने 30 अंश, सॉरी अवनमन कोण 30 अंश दे रखा है, तो अवनमन यहाँ पे बनेगा ये 30 अंश है। और इसी रेखा के साथ इन्होंने कहा था कि तल का अवनमन कोण, इस मीनार का जो तल है ये, इसका अवनमन कोण इस लाइन के साथ बनेगा, इसके साथ ये वाला बनेगा दोस्तों 60 अंश, ठीक है। तो अब अवनमन कोण समझ में आ गया होगा कि ये वाली जो लाइन है हम इसी
लाइन के समांतर खींच लेते हैं तब उसका इस ये दृष्टि रेखा है, मतलब यहाँ पे चट्टान के ऊपर जो व्यक्ति बैठा है वो इस मीनार के शिखर को देख रहा है, तब ये एक दृष्टि रेखा हम मान लेते हैं। मैंने दृष्टि रेखा समझाया हुआ है पहली वीडियो में, ठीक है। तब इस लाइन का इस वाली लाइन के साथ जो कोण बनेगा ऊपर वो अवनमन कोण 30 अंश, और इसका तल के साथ जो यहाँ पे लाइन बन रही है उसका इसी वाली लाइन के साथ कोण बनेगा 60 अंश, अवनमन कोण 60 अंश, ठीक है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने पूछा है कि उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी जिसकी हम ऊंचाई को मान लेते हैं h मीटर। क्या मान लिया? h मीटर मान लिया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक लाइन हम ये वाली ड्रॉ कर देते, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की थी, वो जो है इसके पैरेलल हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि ये वाला एक फिगर आपका बन गया, मतलब ट्रायंगल बन गया, और एक ट्रायंगल आपका ये बन गया, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें हम देखो ट्रायंगल जो अभी तक हमने लिए थे उसमें हमने उन्नयन कोण की जो बात की थी, तो उन्नयन कोण के हिसाब से मैंने उस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया तो आसानी से हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला 30 अंश यहाँ है इस वाली लाइन के साथ, तो इसी वाली लाइन के साथ इसके साथ हम 30 अंश यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये वाली जो लाइन थी इसके साथ जो कोण बनाया गया था वो था 60 अंश, तो वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिख के अब आप इसे सॉल्व कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आंसर वही आएगा जैसा हम अवनमन कोण के सापेक्ष अगर हम सॉल्व करते तब हो जाता, ठीक है। तो हमने क्या किया, अवनमन कोण को जो है यहाँ पे मैंने चेंज करके लिख दिया, क्योंकि हमें पता है पैरेलल लाइंस जो है उन दोनों लाइंस को जब थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे जो आपके 3 टाइप से एंगल बनते हैं, आपका वर्टिकली अपोजिट है ना, और आपका ये जो है ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, वो सभी इक्वल होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे राइट कर दिए। अब हम इनको जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इनको कोई नाम दे देते दोस्तों, ABCDE। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री को अगर लेके चलते हैं, 60 डिग्री को अगर लेके चलेंगे तो दोस्तों ये वाला ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा जिसमें 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। तो बस केवल फिगर को अगर आपने सही से बना लिया तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई टाइम लगेगा। अब बात अगर हम करें इस वाले ट्रायंगल की BCE, ठीक है ना, जिसमें 60 डिग्री आ रहा है, तो 60 डिग्री जब हम एंगल लेंगे तो हमने कहा था कि फॉर्मूले हम लेते हैं 3 sin cos tan, इनमें से कोई एक या फिर 2, ठीक है ना, कोई सा भी फॉर्मूला लेंगे तो हर फॉर्मूले में 2 साइड आपको लेनी पड़ती हैं, ठीक है। या तो आप साइन लिया तो लंबवती कर्ड, लंब और कर्ड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम इस वाले फिगर की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, तो इस ट्रायंगल में केवल आपको एक ही साइड गिवन है 90 डिग्री, ये वाली तो गिवन नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, x मीटर। तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, x मीटर ही रहेगी, ठीक है ना, ये और ये बराबर है। तो देखो हमने क्या किया, tan 60 ले लिया यहाँ पे, tan 60 डिग्री। तो tan 60 की मतलब जो फॉर्मूला होता है tan का, वो होता है लंब बटे आधार। तो लंब तो कोण के सामने वाली भुजा ये पूरी लेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 90, और आधार हो जाएगा x। यहीं पे इसे सॉल्व करेंगे, tan 60 का मान होता है √3 बराबर 90 बटे x। x इधर ले आएंगे तो आपका x = 90 के अपॉन में आ जाएगा √3, ठीक है दोस्तों। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं दोस्तों 30 अंश वाला EAD, ठीक है ना। अब हमने ट्रायंगल ले लिया EAD मतलब 30 डिग्री वाला, इसमें भी हम वही tan का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है लंब बटे आधार फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लंब आपका कितना होगा, यहाँ पे ED, जो कि हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, गिवन नहीं था क्वेश्चन में। तो ED यहाँ पे कैसे निकलेगा, ये पूरा जो है आपका 90 मीटर था, 90, और ये पूरा आपका कितना है h, तो ये भी कितना हो जाएगा h। तो पूरे 90 में से ये h माइनस कर दो तो ये आपको बचेगा 90 माइनस h। तो ये हो जाएगा यहाँ पे लंब 90 माइनस h, और आधार क्या रहेगा, x रहेगा। तो अब tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 बराबर 90 माइनस h बटे x। तो यहाँ से भी हम x निकाल देंगे, x को इधर ले आओ तो x इधर आ जाएगा, √3 इधर चला जाएगा, तो आपका 90 माइनस h, और ये हो गया √3, ठीक है।
हमने एक एक्स यहाँ निकाला था और एक एक्स यहाँ निकाल दिया। जब एक्स की वैल्यू जो है ये 90/√3 यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे रखेंगे 90/√3, दोस्तों मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर दूं, 90/√3 मैंने एक्स की जगह यहाँ पे रख दिया ये, और इधर इक्वल में क्या है 90 - h√3। तो √3 जब इधर जाएगा तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और जब यहाँ 3 हो जाएगा तो इस 3 से, या फिर आप ऐसा करो √3 को इधर ले आओ और √3 अपॉन में है ये नीचे आएगा तो ये भी नीचे ही पहुंच जाएगा, मतलब √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से इसको कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 30। ठीक है ना, और ये 90 - h इधर ले आए प्लस का हो जाएगा, और 90 की साइड में 30 ले जाएंगे माइनस का, तो ये आपका हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, केवल आपको ये फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला लगाना है, कंपेयर करके ये आपको आंसर फाइंड करना है। h जो है 60 मीटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एक अधूरे बने खंबे के आधार से 150 मीटर पर एक बिंदु पर, ठीक है, खंबे के शीर्ष का कोण 30 अंश है। दोस्तों इसका फिगर भी हम बनाएंगे साथ में, तो फिगर जैसे ही बनेगा और ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, तो फिगर को भी हम यहाँ पे बनाते चलते हैं। ये उन्होंने कह दिया एक अधूरे बने खंबे, मतलब एक खंबा है जो अधूरा बना है। ठीक है, ये ग्राउंड है और ये खंबा है अधूरा है। इन्होंने क्या कह दिया कि आधार से 150 मीटर, मतलब खंबे के आधार से 150 मीटर की दूरी पे, और हमने इस खंबे के आधार से मान लिया 150 मीटर की दूरी जो है वो मान ली यहाँ पे है। ठीक है, 150 मीटर की दूरी हो गई ये। ठीक है, यहां से इस बिंदु से क्या लिखा है, आधार से 150 मीटर पर एक बिंदु है ये वाला, पर खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। अभी खंबे का शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है, 30 अंश दे रखा है। ठीक है, यदि उसी बिंदु पर, इसी पॉइंट पे खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश होना है। अभी 30 अंश है, वो कह रहे हैं कि अगर इसी पॉइंट पे इस खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश अगर हो जाए, मतलब 45 अंश अगर करना है तो खंबे को कितनी मीटर ऊंचाई तक उठाया जाए। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर इसी पॉइंट पे 45 अंश अगर कोण बनना है तो फिर खंबे को और ऊपर करना पड़ेगा। मान लिया कि इतना मैंने जो है खंबे को इतना ऊंचा उठाने पर, कितना ऊंचा, h मीटर ऊंचा उठाने पर इस खंबे का जो उन्नयन कोण है वो हो जाएगा 45 अंश। ठीक है, तो h मीटर हमने मान लिया, h मीटर और उठा दिया जाए। ठीक है ना, अब फिर एक बार इसको जो है पढ़ लेते क्वेश्चन को। एक अधूरे बने खंबे के आधार से, अधूरा जो बना खंबा है उसकी भी ऊंचाई नहीं दे रखी है भाई साहब। आधार से 150 मीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे 30 अंश है। यदि उसी बिंदु पर खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश होना है उसी बिंदु पर, तो खंबे को कितने मीटर ऊंचाई तक और उठाया जाए, h मीटर की ऊंचाई पे और उठा दिया जाए मान लिया, तो इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। तो दोस्तों पहले खंबे की ऊंचाई क्या थी नहीं पता, मान लेते हैं x मीटर थी। क्या थी, x मीटर थी। तो बस हो गया, 10 30 लो भाई साहब, 10 30 अंश किस त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले में भाई साहब, यहां तक केवल, जिसमें ऊंचाई कितनी है h। तो यहाँ 30 के सामने वाली भुजा कितनी, क्या है, लंब, मतलब x बटे आधार 150। ठीक है, तो 10 30 का मान कितना होगा, 1/√3 बराबर x बटे 150। 150 का इधर गुणा कर दो 1 में, तो यहाँ पे x आपको मिल जाएगा कितना, x मिल जाएगा 150 बटे में क्या है, √3, x मिल गया भाई साहब। अब हम यूज करेंगे 10 45, कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही करना है। एक बार मतलब दो फॉर्मूले लगाने हैं, चाहे जैसे लगा दो, 10 30 लगा दिया, ये हो गया, 10 45 लगाएंगे। 45 कहाँ पे बनना है, इस वाली साइड की और इस वाली साइड के बीच में, मतलब ये साइड यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई मतलब लंब पूरा लेना पड़ेगा। तो h प्लस x बटे आधार कितना है, 150। ठीक है, 10 45 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 इज इक्वल h प्लस x बटे 150। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 150 का 1 में,
तो यहाँ से h प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 150 ही आ जाएगा। मुझे निकालना क्या है, मुझे तो h निकालना है, x थोड़ी निकालना है। तो x जो यहाँ मिला था वो उसको उठा के और यहाँ x की जगह पटक दो। x प्लस एक्स का मान क्या था, 150 बटे √3 था, बराबर 150। ले भाई साहब इसे सॉल्व करेंगे, h मिल जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं। h बराबर 150 की साइड में इसको ले जाओ तो माइनस का 150 बटे √3 हो जाएगा। ठीक है ना, एक काम करते हैं यहाँ पे, हाँ 150 कॉमन कर दो। चलो यहाँ बचा 1 माइनस 1 बटा √3, तो इसको जो है 150 √3 का 1 में गुणा करेंगे, √3 माइनस 1 अपॉन √3 ये हो जाएगा। √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, नीचे तो 3 आ जाएगा। ठीक है ना, √3 का ऊपर नीचे, चलो मैं यहाँ पे एक बार कर देता हूँ। तो √3 का √3 में करेंगे तो दोस्तों 3 माइनस √3 का 1 में करेंगे तो √3 और नीचे √3 का √3 में करेंगे तो 3। ठीक है ना, 3 से इसको कट करो तो ये हो गया 50। तो अब ये आपका 5। अच्छा एक काम करते हैं, वैसे तो इसको यही छोड़ दो, 53 माइनस √3 इतना ही आंसर होगा। बट प्रॉब्लम इस चीज की है, पता नहीं आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन दे रखा है कि नहीं दे रखा है, 50 और 3 माइनस √3। अगर नहीं दे रखा है तो इसे और भी आगे सॉल्व करना मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, तो मैं इसको इरेज कर दूं, आप वीडियो पॉज करके चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। मैं आगे सॉल्व करने के लिए इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ। तो जैसे आपका जो है यहाँ पे को इरेज कर दूं, ये आ गया था 53 माइनस √3 ये आ गया था। तो मैं आपको बता दूं √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ठीक है, तो ये लेते हैं, आप 2 डिजिट तक भी ले सकते हैं 1.73। तो 3 माइनस इसको आप रखें 1.73, इसको माइनस कर दो 50। 3 में से इसको माइनस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 3.00 रख के और 1.73 इस तरीके से माइनस करते हैं, 7 बचेगा और यहाँ बचा आपका 2 और यहाँ बचेगा 1.27 और इसका मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे है, किसी टावर के आधार से 36 मीटर और 64 मीटर दूरी पर, और समझिए यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि जो टावर है ना उसके आधार से 36 मीटर और 64 मीटर दूरी पर और उसी सरल रेखा में स्थित। ठीक है ना, इन्होंने कह दिया कि आधार से 36 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर और उसी एक सरल रेखा में स्थित 2 बिंदुओं से उस टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। टावर की ऊंचाई क्या होगी यहाँ पे, पूरक का समझ लीजिए, मतलब यहाँ पे ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण कौन से होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो वो दोनों कोण कैसे कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिगर को बना लेते हैं टावर। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ की है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, टावर। ठीक है ना, के आधार से यहां से जमीन पर 36 मीटर और 64 मीटर दूरी पर एक हमने मान लिया ये पॉइंट है जिसको लेट कर लेते हैं A और दूसरा पॉइंट एक लेट कर लेते हैं B। तो पहला पॉइंट जो है 36 मीटर की दूरी पे है। ठीक है ना, ये यहाँ तक की दूरी है और दूसरा पॉइंट 64 मीटर की दूरी पे है। इसी आधार से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी है, 64 मीटर। ठीक है ना, और उसी सरल रेखा में, मतलब उसी सरल रेखा में स्थित। ठीक है, 2 बिंदुओं से उस टावर के जो शीर्ष के उन्नयन कोण है, इस टावर का जो शीर्ष है ये इसका उन्नयन कोण, ठीक है, वो क्या है, इस उन्नयन कोण सीधी सी बात है कहाँ बनते हैं, नीचे बनते हैं। उन्नयन कोण कैसे, परस्पर पूरक कोण है। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। मैंने क्या कहा, पूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका योग 90 अंश हो। तो समझ लीजिए इसको थोड़ा डीपली कि अगर एक कोण 30 अंश है तो दूसरा कोण क्या होगा, 60 अंश। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। अगर एक 30 है तो दूसरा 60 होगा, अगर एक 20 है तो फिर दूसरा क्या होगा, 70 होगा। ठीक है ना, तो यहां से समझिए अगर जैसे 30 है तो दूसरा क्या हम बताएंगे, 90 माइनस 30। भाई 90 में इसको घटा देंगे, जो बचा है 60 निकल आएगा। तो एक 30 है तो दूसरा 90 माइनस 30, ये तो बताएंगे। तो एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। ठीक है,
तो बस इसको जो है हम सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पे तो ए बी हमने ऑलरेडी ले रखा है, इसको सी और इसको डी लेट कर लो। वैसे तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ए बी सी डी करके, वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, तो सिर्फ ऑप्शन ढूंढना होता है एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ ए बी सी लिख के उसके बाद सॉल्व करना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, बट समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम थीटा के लिए ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो टेन थीटा यूज करेंगे, टेन थीटा। यहाँ पे टावर की जो है ऊंचाई पूछ रहे हैं, जिसको मैं h लेट कर लेता हूँ, तो लंब बटे आधार, तो h बटे 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ टेन थीटा आपका आ गया h बटे 36। अब इसे सॉल्व तो किया नहीं जा सकता, ये भी छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अब बात करते हैं 90 माइनस थीटा के लिए। तो 90 माइनस थीटा के लिए एक तो लाइन ये है, यहाँ तक जा रही है, और एक लाइन ये यहाँ तक जा रही है, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। तो हम यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, टेन 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब लंब यहाँ पे h बटे आधार क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दे रखा है, 64, ठीक है ना दोस्तों, ये आ गया सॉरी। अच्छा, अब क्या करते हैं, टेन थीटा यहाँ पे दे रखा है, यहाँ टेन 90 डिग्री माइनस थीटा दे रखा है, तो आपको पता होगा टेन 90 माइनस थीटा जो है क्या होता है, कॉट थीटा। अब आप कहेंगे कहाँ से होता है, पहले वीडियो में जाके देखिए, h बटे 64। अब क्या करेंगे दोस्तों, कॉट का मान हमें यहाँ पे मिल गया, कॉट को हम 10 में कन्वर्ट करेंगे। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 10 दे रखा है, तो यहाँ पे भी 10 फाइंड कर लेते हैं। और कॉट को हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/10, ठीक है ना, 1/10। तो यहां से आप निकाल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल 64/h, रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पे, तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो दोनों को कंपेयर करिए, जब ये 10 और ये 10, मतलब 10 की वैल्यू h/36 उठा के यहाँ रख दो, बस बात खत्म, h/36। और यहाँ पे तो आपका है 64/h, h का h में मल्टीप्लाई करेंगे h, और ये उधर जाएगा तो 64 × 36, स्क्वायर रूट निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे निकलेगा 64 8, और इसका निकलेगा 6, मतलब 48 मीटर दोस्तों। यहाँ पे आंसर आ गया 48 मीटर, ठीक है। तो बस हो गया, कुछ नहीं किया, 2 स्टेप में सॉल्व किया, तीसरे में आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और इसी टाइप से कुछ भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर वो आसानी से बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाते हैं।